रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हम हमेशा दृष्टिबाधित साथियों की जीवन कहानियों को सुनते हैं, उनकी चुनौतियों को जानते हैं और उनके जज्बे से परिचित होते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है। आप दिव्यांग तो है लेकिन दृष्टिबाधित नहीं। उनकी दिव्यांगता कुछ और है, लेकिन ये सभी चीजें कोई मायने न रखती है उनके जज्बे को और उनकी सपनों को साकार करने के लिए। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सुरेश भाई, झुंझुनू से हैं। आप जिला कलेक्टर ऑफिस में कनिष्ठ सहायक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आपको पैशन है डिस्कस थ्रो में। व्हील चेयर पे बैठ करके डिस्कस थ्रो प्ले करना, आप एक बार कोशिश करके देखिए कितनी चैलेंजिंग जॉब होती है। लेकिन आपने नेशनल लेवल पर खेल के गोल्ड मेडल भी जीता है। तो ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को आज हम स्वागत करते हैं मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। सुरेश भाई, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, वेलकम। आज हमें बहुत खुशी हो रही है, आपने टाइम निकाला। आपका और रेडियो मधुबन के साथ हमारा जो परिचय है बहुत पुराना है, लेकिन बहुत समय के बाद आपके साथ रूबरू हो रहे हैं और हम आपके अपडेट्स तो देखते रहते हैं। आप कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, कौन से मेडल जीत रहे हैं, ये सभी। और उसके साथ साथ आप समाज की सेवा भी करते हैं, दिव्यांगों को मदद करते हैं, ये सभी चीजें। तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब आपको पता चला, होश संभाला कि आप चल नहीं सकते हैं, लेकिन आपने सपना देखा नहीं छोड़ा। आपने अपनी जीवन की उन चुनौतियों को मायने नहीं रखी और आगे बढ़ते गए। सो आपके अंदर की वो जो प्रेरणा या वो जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो कैसे आई? कैसे आपने अपने आप को इतना मजबूत बनाया? ये जो मेरे में जो ये आप बोल रहे हैं, ये जागरूकता, ये स्टेमिना आपसे कहाँ से आई? जी। जब मैं मेरा जो पालन पोषण हुआ है, वो हम्म। ग्रामीण क्षेत्र से हुआ है। और जी। ग्रामीण क्षेत्र में पहले विकलांग व्यक्ति को देखते ही इस तरह की भावनाएं, घृणाएं दिल में आती थी कि अगर एक कहावत चलती थी कि अगर विकलांग व्यक्ति के दर्शन हो जाएंगे तो हमारे को पूरे दिन खाना नहीं मिल पाएगा। तो ये सब ओ। सब चीजें मैं सुनता था, देखता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे में ऐसा अलग क्या है कि लोग जी। हमारे लिए ऐसा क्यों बोलते हैं, इस तरह से हमारे साथ व्यवहार क्यों किया जाता है। क्योंकि जब दिव्यांग व्यक्ति घर में पैदा हो जाता है तो सबसे पहले तो घर वालों की तरफ से भी उनको अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाता है, फिर समाज की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है, फिर सरकारी सपोर्ट नहीं मिलती थी। जब ये सारी चीजें मैं देखता था तो मेरे दिमाग में एक ही चीज चलती थी कि हमारे साथ ऐसा क्यों। हम भी इंसान हैं, हम भी एक मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, इनकी तरह जीवन जीना चाहते हैं। हम पीछे के पिछवाड़े में नहीं रहना चाहते हैं। ये चीजें देख करके मेरे को ये काम करने की, आगे बढ़ने की, ये चीजें मेरे दिमाग में आई। जी। तो वो क्या उम्र थी जब आपको समझ में आया कि नहीं, मुझे अभी इससे आगे बढ़ना है, ये जो विकलांगता है ये मुझे रोक नहीं सकती? ये मेरी उम्र थी 9 से 10 साल के बीच में। जी। 9 से 10 साल के बीच में ये चीजें मेरे समझ में आने लग गई थी कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। ये चीजें मेरे 9 से 10 साल के बीच में समझ में आने लग गई थी। जी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारा जो सुरेश भाई है, आप पोलियो ग्रसित है बचपन से और दोनों पैरों से वो चल नहीं सकते हैं, व्हील चेयर के सहारे वो पूरा अपना काम करते हैं और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी रुचि रखते हैं और समाज की सेवा में भी रुचि रखते हैं। तो सुरेश भाई, जैसे आपने कहा कि 9-10 साल की उम्र में आपको ये समझ आ गई, मतलब कितनी छोटी सी उम्र में आपने इस बात को समझ लिया कि कोई हमें रोक नहीं सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जी। तो आपने इस प्रकार की विचारधारा रखने वाली समाज से सामना कर करके आपने पढ़ाई, ये सभी चीजें कैसे किया? रुकते तो नहीं है समाज में लोग, हाँ, रोकने की जैसे कोशिश भी। तो करते रहते हैं। जी। ये मैम, जैसे सभी, जैसे मेरे बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, तो सभी आसपास के लोग बोलते थे कि ये पढ़कर क्या करेगा, इसको आप सिलाई सिखा दो तो ये कपड़े सिलकर अपना गुजारा चला सकता था। लेकिन मैं जिद्दी था, मेरे को ये था कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं भी पढ़ूंगा, कि सब जा रहे हैं मैं क्यों नहीं।
मेरे को भी जाना चाहिए। तो मतलब जिस टाइम मैं स्कूल में जाता था उस टाइम मतलब सुगम्य नीति के तहत हमारी स्कूल नहीं हुआ करती थी। दूर-दूर स्कूल हुआ करती थी, जिसमें मैं घुटनों के बल स्कूल में जाता था और स्कूल भी 5 से 7 किलोमीटर के बीच में हुआ करती थी। और जब स्कूल में जाते थे तो मतलब हर आदमी हे दृष्टि से देखता था, क्योंकि उसमें मैं एक अलग स्पेशल था। मैं अपने आप में स्पेशल था, लेकिन उनके लिए स्पेशल नहीं था। उनके लिए तो मैं एक खिलौना था। खिलौने की तरह मेरे को देखते थे कि ये आ गया, इस तरह से घसीट रहा है, अब ये क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कैसे पढ़ेगा, इसको सिलाई सीख लेनी चाहिए। समाज भी यही बोलता था। मेरे परिवार के हालाँकि मेरे को सपोर्ट रहा है, क्योंकि मेरा परिवार शिक्षित था, इसलिए मेरे को सपोर्ट रहा है, जब भी मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। लेकिन समाज के अदर व्यक्ति थे, उनकी सोच में यही था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसको ज़बरदस्ती आप स्कूल में भेज रहे हैं। जी, जैसे आपने कहा कि आपके परिवार शिक्षित है, तो आप अपनी माता-पिता और अपने परिवार का थोड़ा-सा परिचय देंगे? जी, मेरे परिवार में मेरे पापा, मम्मी और 4 भाई हैं, जिसमें मेरे जी, पापा जी और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में नौकरी करते थे। मेरे जो बड़े भाई हैं, वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल हैं और उससे छोटे भाई हैं, वो सेकंड ग्रेड के टीचर हैं, जो एसडीएम ऑफिस से नीमका थाना में कार्यरत हैं। तीसरे नंबर पे मैं हूँ, जो कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्त हूँ और मेरे से जो छोटे भाई हैं, वो पुलिस में सीआईडी में हैं। अच्छा, जी। जी। सो और आपकी मेरी मम्मी मदर हाउसवाइफ है? हाँ, मेरी मदर घर का काम करती हैं। ओके। सो सुरेश भाई, आप राजस्थान के हैं और हम समझते हैं कि राजस्थान की जो संस्कृति सभ्यता है और उसके साथ साथ यहाँ की कुरीतियाँ भी उतनी ही मजबूत हैं। जैसे आपने कहा कि ये ऐसे बच्चों को देखते हैं तो हमारा अच्छा नहीं बनता है जीवन, ये सभी चीजें। ये चीजें तो एक साइड है जो मनोबल को कमजोर कर देता है। लेकिन आप इतनी मेहनत करके घसीटते हुए स्कूल जाना, और स्कूल जाना मतलब सिर्फ पहुंचने की बात नहीं होती है, किताबें भी लेके जाना। तो ये किताबें, अपने पूरा लंच बॉक्स, ये सब चीजें कैसे आप मैनेज करते थे? और रास्ते भर में घसीट के ले जाना मतलब खरोच तो बहुत होती होगी, जी। रास्ते भी तो साफ नहीं होते हैं। जी। रास्ते मतलब वैसे हमारे मतलब उनकी चौड़ाई कम हुआ करती थी। एक डोले टाइप में होते हैं, जैसे कम से कम उसका मान 1 फुट चौड़ा या 1.5 फुट चौड़ा रास्ता हुआ करता था। और मेरी किताबें मैं थैले में डाल करके कमर के ऊपर बाँध के ले जाता था। और कभी-कभार जैसे मेरे परिवार के भाई-बहन जाते थे, वो मेरा इस किताबें ले जाने में सहयोग करते थे। जी। कभी अगर बारिश हो गई, तो जैसे मेरे बड़े भाई हों, तो उन्होंने मेरे को मतलब अपने कंधे पर बैठा कर के लाते थे। अच्छा। जी। ओके। लेकिन वो हर दिन आपको लेके नहीं जाते थे साथ में? नहीं, हर दिन साथ में जाते थे। वो जी। मतलब मैं धीरे-धीरे चलता था, लेकिन वो मेरे साथ ही जाते थे। लेकिन हाँ। वैसे मैं हमेशा लगभग मैं मेरे ही हिसाब से जाता था, मेरे ही तरीके से जाता था। ओके, आप अपनी इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से जाते थे। जी, जी, जी। तो आप जब पढ़ते थे, आपके पास व्हील चेयर ये सभी चीजें थे स्कूल जाने के न लिए? उस न बिल्कुल व्हीलचेयर नहीं हुआ करती थी, व्हीलचेयर अभी आई है। ओके। तो उस टाइम पे आप ऐसे ही जमीन पे घसीटते हुए जाते थे? जी। तो आपको बहुत तकलीफ होती होगी। बिल्कुल मैम तकलीफ होती थी, लेकिन मैं इस तकलीफ को मानता नहीं था। मैं अपने आप को विकलांग भी नहीं मानता था, क्योंकि जो भी लोग हमारे बड़े भाई-बहन थे, वो अपने आप को आलसी मानते थे, लेकिन मैं अपने आप को आलसी नहीं मानता था। हम्म। ओके। जी। सो आपने कहाँ तक पढ़ाई किया? मैंने बीए किया है मैडम। हम्म। और मैंने बीए करने के बाद में घरवालों के दिमाग में एक ही चीज़ थी, वो भी घरवालों के पक्ष में, पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट नहीं था। पढ़ाई में मैं एवरेज था। घरवालों का भी उद्देश्य ये था कि हमारा बेटा पढ़े लिखे और नौकरी लग जाए। लेकिन मेरे जी। दिमाग में और ही चलता था कि मैं मेरे समाज के लिए काम करूँ। शुरू से मेरे ये चलता था, लेकिन घरवालों का भी सही था, लेकिन मैं फिर भी घरवालों से विरोध करता था कि नहीं, मेरे को पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, मैं इतना पढ़ नहीं सकता, मेरे को अलग से काम करना है। लेकिन घरवालों से मैंने मतलब ये चीजें विरोध करते हुए और विकलांग समाज के लिए मैंने ये देखा कि मैंने इस समाज के लिए शुरू से सोचा है, तो इसके लिए मेरे को काम करना चाहिए। और काम इसलिए करना चाहिए, जब मैं कॉलेज में गया, तो कॉलेज में गया तो हमारे मतलब छात्रवृत्ति जो विकलांग व्यक्तियों को मिलती है, वो छात्रवृत्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती है। उसका फार्म लगाना पड़ा, उसके लिए कहीं से सिग्नेचर कराओ, सीएमएचओ के सिग्नेचर करवाओ। एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए इतनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो सकती, और घर वाले इतने आपको पता है सपोर्ट नहीं कर सकते हर फॉर्मेलिटीज के लिए। तो मैंने उसी
वहीं से चालू कर दिया था कि मेरे को सोशल वर्कर के लिए काम करना है। घर वालों 2007 में मैं जयपुर चला गया था। जयपुर में जाकर के मैंने कंप्यूटर कोर्स किया। कंप्यूटर कोर्स करने के बाद मैंने कई कंपनियों में भी काम किया है, लेकिन मेरे दिमाग में यही चीज थी, मैं मेरे समाज को कैसे जागरूक करूं, और समाज के साथ साथ जो हमारा समाज है, जो दिव्यांग वर्ग है, जो उसको तो जागरूक करना ही करना है, साथ में इसके परिवार को, हमारे समाज को, हमारी सरकारों को हमारे दिव्यांग व्यक्ति के प्रति जो है दृष्टि से देखते हैं वो है दृष्टि से ना देखें। जैसे हम सरकारी ऑफिसों में जाते थे तो उस तरह से मतलब हमारे को गेट पे रोक दिया जाता था कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है, आप यहीं रुक जाइए। तो हमारे को ऐसा लगता था कि सभी लोग अंदर जा रहे हैं, हमारे को बाहर क्यों? जबकि सुगम्य नीति में ये लिखा हुआ है, हमारे को समानता से जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की जरूरी है, हमारे को भी बोलने का हक है। इसी चीज को देखते हुए मैंने सारी चीजें समझते हुए हमारे समाज की बातों को आगे बढ़ाने के लिए, जागरूक करने के लिए मैंने जयपुर से ही ये चीजें चालू कर दी थी। और ये मतलब विकलांग व्यक्तियों के लिए जो हमने जितनी भी पॉलिसियां हैं, इन पॉलिसियों को पढ़ा कि पॉलिसियों में क्या लिखा हुआ है, धरातल पे कितने लागू हैं। सरकार बढ़ चढ़ करके बड़ी बड़ी बातें करती थी कि हमने विकलांग व्यक्तियों के लिए रोडवेज पास फ्री कर रखा है, बस पास फ्री कर रखा है, रेलवे पास फ्री कर रखा है, और पेंशन देते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें होती थी, समाज के लोग भी यही बोलते थे कि आपको सरकार बहुत ज्यादा दे रही है, लेकिन हकीकत कुछ और थी कि ये लाभ लेने के लिए हमारे व्यक्तियों के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। जी जी, हम आपकी आवाज में समझ सकते हैं कि बहुत सहन करना पड़ा आपको, इन सभी चीजों का सामना करना पड़ा। सुरेश भाई, एक बात बताइए, जब इतनी सभी चीजें आप सामना करते हुए भी अपनी अंदर के जज्बे को आपने कम होने नहीं दिया और आगे बढ़ते गए, तो कौन सी एक बात थी ऐसी जो आपको, क्या बोलते हैं, आपको वो निडर या मजबूत बना के रखी है? निडर और मजबूत बनाने के लिए इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे बड़े भाई शरद त्रिपाठी जी का है, जिन्होंने अच्छा। मेरे को अच्छा फॉर्मेट मतलब जागरूक किया कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैंने 2016 में एनटीटी का एग्जाम दिया था, उसमें मैं फेल हो गया था और मैंने उसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी। तो मैंने सोचा कि मेरा सिलेक्शन कहीं हो नहीं पा रहा है, अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए, कि समाज क्या कहेगा, ये इतना पढ़ा है फिर भी इसका नंबर नहीं आया। और उसमें ये चलता था कि विकलांग व्यक्ति तो बहुत जल्दी नौकरी लग जाएंगे, अभी तक विकलांग, अभी तक नौकरी नहीं लगी तेरी, मतलब इस तरह की चलती। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हमारे 3% आरक्षण था, जिसमें 1% ऑर्थोपेडिकल जो हाथ पैरों से विकलांग होते हैं, 1% जो हमारे श्रवण बाधित होते हैं उनके लिए है, 1% जो हमारे मूक बधिर साथी या ब्लाइंड साथी उनके लिए था। अलग अलग बटा हुआ था, लेकिन समाज के लोगों को इस तरह का नहीं पता था। लेकिन मैं जब असफल हुआ उस टाइम मेरे को शरद भाई मिले और शरद भाई ने मेरे को यही कहा, आप में बहुत अच्छा कर सकते हैं, अगर आप असफल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप विकलांग समाज के लिए काम करिए। उसके बाद भी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमने विकलांग वर्ग की कई पॉलिसियां बनाई, विकलांग वर्ग के लिए मैंने सड़क से लेकर और संसद तक की लड़ाई लड़ी है, जिसमें हमने कई धरने प्रदर्शन किए हैं, कई पॉलिसियां बनवाए हैं, कई नियम बनवाए हैं, सरकारों को झुकाने का काम किया है कि आप हमारी बात सुनिए। आप अदर लोगों की बात सुनते हैं, हमारी बात नहीं सुनते, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। इसके लिए हमने सरकार में कम से कम 5 धरने दिए, जिसमें एक धरना 27 दिन का था, 5 दिन का अनशन था, 2 दिन का धरना था, और सबसे अधिकतम लंबा धरना हमारा 84 दिन का रहा है, जिसमें सरकारों को भी और पूरे राजस्थान के लोग आकर के जब जयपुर की विधानसभा के चारों तरफ घेराव किया तो उस टाइम मतलब ये पता चला कि दिव्यांग व्यक्ति भी मतलब अपनी मांगों के लिए जूझ रहे हैं, सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही है। ये मतलब जितना भी समाज था ये बोलता था कि आपको तो बहुत कुछ मिल रहा है, उनको बाद में जाके पता चला कि इनको सरकारें बड़े बड़े प्रचार करती है लेकिन इतना कुछ नहीं दे रही है। जी, सुरेश भाई, जैसे आपने कहा कि आपने पॉलिसीज बनवाई, सरकार के आप अपनी बात रखी और सभी को साथ लेकर के गए, ये सभी चीजें, तो ऐसी क्या सुविधाएं पहले आपको मिलती थी और अभी आपकी प्रयास के बाद और क्या चीजें ऐड हो गई हैं? जो हमारे संगठन, हमारा एक संगठन है राजस्थान में जो पूरे राजस्थान में काम करता है, विकलांग आंदोलन संघर्ष समिति के नाम से। उस संगठन ने एक बड़ा जो धरना किया था उस टाइम, जो इसमें हमारे को जो सफलताएं मिली हैं उसमें बड़ी सफलता यह है कि पेंशन 500 रुपए मिलती थी और हमारे धरने के बाद में वो पेंशन बढ़कर 750 रुपए हो गई। दूसरा, जो विकलांग व्यक्ति शादी करता है
जो उसको विवाह राशि मिलती है सरकार की तरफ से, पहले वो 25,000 मिलती थी, हमारे धरने के बाद में वो 50,000 हो गई। और उसके बाद में जो स्कूटी मिलती है सरकार की तरफ से, स्कूटी वितरण बंद हो गया था, वो स्कूटी वितरण दोबारा से चालू हो गया। ये बड़ी बड़े जो 3 काम हुए, और छोटे मोटे मतलब हमारे 6-7 काम हुए हैं हमारे धरने के बावजूद। जी। सो आपने अपग्रेडेशन कराया जो सुविधाएं मिल रहे थे सरकार से जी उसकी। जी जी, बहुत अच्छा। सो सुरेश भाई, जैसे आपने कहा कि दिव्यांगता में भी एक एक कैटेगरी रहती है और हर कैटेगरी का 1-1% ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होते हैं। जी तो क्या सभी को या सरकार को ये नहीं पता है कि हमारी भारत में इतने सारे विकलांग हैं और उन सभी को एम्प्लॉयमेंट का हो या फिर जीवन जीने के लिए उनको धनराशि की आवश्यकता होती है, उसमें सिर्फ जी 1-1% की रिजर्वेशन की है। सरकार से हमारी यही लड़ाई थी। जैसे जी। सरकार ने पहले 7 कैटेगरी हुआ करती थी, फिर सरकार जी। ने 21 कैटेगरी कर दी। 21 जी। कैटेगरी करके पहले 3% आरक्षण था, आरक्षण किया 4%, और कैटेगरी की 3 गुना। जी। मतलब आरक्षण तो हमारा कम हुआ है ना, हाँ। आरक्षण तो कम हुआ है। तो पहले 3% था, 7 कैटेगरीज थी, अब 21 कैटेगरीज कर दी, और 4% आरक्षण। तो सरकार छलावा ज्यादा करती है, प्रचार प्रसार ज्यादा करती है, और विकलांगों के लिए करती कुछ नहीं है। जैसे सरकारें क्या करती हैं, विकलांगों का नामांकन बहुत किया। जैसे पहले विकलांग हुआ करते थे, फिर निःशक्त बोल दिया, फिर दिव्यांग बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया, मतलब बार बार नाम बदलते रहे। हमने कहा कि नाम बदलने की जरूरत नहीं है, आप हमारा मतलब कोई योजना काम बदलिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। सही है। सो ये सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की पॉलिसीज अलग होते हैं? दोनों की पॉलिसियां अलग अलग होती हैं, लेकिन जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार की पॉलिसी के तहत ही पॉलिसियां बनाती है। जी। जैसे हमारा विकलांग अधिकार अधिनियम पहले 1995 चलता था, अभी हम्म। विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 है, जिसके लिए हमारे को काफी प्रयास करना पड़ा था। हमारा एक ही कहना था, जब हम नहीं तो हमारे नियम दूसरे क्यों। हम्म। एसी में बैठ करके लोग, जो एबल बॉडी के लोग हैं, जो सकलांग लोग हैं, दोनों हाथ पैरों से सही हैं, वो हमारी समस्या के बारे में क्या जान सकते हैं। अगर मेरी पॉलिसी बना रहे हैं हमारे, तो हम नहीं तो हमारी पॉलिसी नहीं, हमारा यही नारा है। जैसे मैं हूं, अगर मेरे को पता है कि मेरे को इस तरह की समस्या की जरूरत है, ये चीज मेरे को जरूरत है, वो आपको पता नहीं हो सकती है। तो हमका जी। यही कहना था कि जहां भी जो भी पॉलिसियां बनती हैं, वहां हमारे आदमियों का प्रेजेंट होना जरूरी है। सरकारों से हमने शुरू से ये डिमांड रखी, जब भी हमारे नियम बनते हैं, पॉलिसियां बनती हैं, उसमें हमारे हर प्रकार की कैटेगरी के इंसान होने जरूरी हैं, ताकि हम बता सके कि ये पॉलिसी में ये बदलाव होना चाहिए, इस तरह का नियम बनना चाहिए, तो वो हमारे अनुरूप बन सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो अपने अनुरूप बना करके हमारे ऊपर थोप देते हैं कि हमने हमारे आपके नियम बना दिए हैं, जबकि वो हमारे अनुकूल नहीं होते हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आपकी अनुकूल नहीं है पॉलिसी में? पॉलिसी में हमारे अनुकूल जैसे ये नहीं, जैसे रैंप बना रहे हैं, और रैंप ये बना रहे हैं, रैंप अगर एक्चुअल देखें तो आप एबल बॉडी का बंदा उस रैंप पे नहीं चढ़ सकता, एक व्हील चेयर लेकर के विकलांग कैसे चढ़ पाएगा। सबसे बड़ा उदाहरण एग्जाम्पल आपके सामने यही है। मतलब रैंप जो है ये सड़कों पे बना रहे हैं? नहीं, रैंप जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग जो होती है ना, उसमें चढ़ने के लिए जो सीढ़ियों की जगह रैंप होते हैं हमारे लिए। जी। जो वो रैंप होते हैं, वो सही तो 15 डिग्री के कोण के होते हैं, लेकिन ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कोण तक के बना देते हैं, तो उसमें कैसे चढ़ पाएगा एक विकलांग व्यक्ति। तो ओके। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, बाकी और भी बहुत खामियां हैं। जी। वो और चीज ऐसी अगर क्या रैंप, दुविधाएं हैं या दिक्कतें हैं जो आपको सरल और सहज जीवन जीने में तकलीफ देते हैं? जैसे हमारे रोडवेज पास है, रेलवे जी। पास है, हम्म। सभी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, लेकिन हम रेलवे और रोडवेज पास से ऑनलाइन में टिकट हमारी बुक नहीं कर सकते, सीट बुक नहीं कर सकते। अब जैसे हमारी 2 सीटें होती हैं रोडवेज में, आजकल 3 कर दी, तो उसमें जैसे नियम तो ये होता है कि आप 5 मिनट पहले वो सीटें बुक कर सकते हैं, जब तक हमारा व्यक्ति नहीं आता है, लेकिन वो पहले ही बुक कर देते हैं। अब जैसे लंबी लंबी लाइनें होती हैं, जैसे बस में अगर हम डायरेक्ट बैठ लेते हैं, अगर भीड़ होती है, तो उसमें कंडक्टर को बोल दिया जाता है कि आप पहले अपनी सीट बुक करवा के आइए। अब आपको पता है, हमारे को अलग से कोई घोषणा देता है कि भीड़ बहुत ज्यादा होती है, वहां सीट बुक करवा के आओ और फिर अंदर आओ, इतनी देर में तो बस चली जाएगी। तो इस तरह की हम्म। एक पॉलिसियां होनी चाहिए, तो ये अच्छी तरीके से। दूसरी बात है, रोडवेज बसें जो चलती हैं, विकलांग व्यक्ति अगर बैठ गया तो उसको अपने इच्छित स्थान पर उतारना चाहिए, लेकिन वो नहीं, आपको नहीं उतार सकते, आपको तो आगे वाले स्टैंड पे उतारेंगे, वहां से उतर के आना पड़ेगा। उनसे मन मर्जी करते हैं, उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। तो हम उनको बताएं कि इस तरह से हमारा एक व्यक्ति अगर वहां होता,
पॉलिसी बनाने में, तो सारी बातें बताता कि हमारे व्यक्तियों के लिए 5 मिनट पहले टिकट बुक होनी चाहिए, हमारे व्यक्तियों को वहां जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें हम बता सकते हैं, लेकिन उनके अपने अनुरूप बना लेते हैं, इसलिए हमारे को ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी। सुरेश भाई, ये प्रैक्टिकल बातें जो निजी जीवन की है तो हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार के हैं जो पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन बात ये है कि सरकार भले अगर पॉलिसी बनाती है आपकी फेवरेबल में, बहुत सारी बातें फेवरेबल भी है सरकार की जो पॉलिसी बनी हुई है, लेकिन समाज के अंदर सेंसिटाइजेशन कितना है? अभी उन्होंने आपके लिए आरक्षण का 3 सीट रखे हैं, लेकिन जो लोग बस चढ़ रहे हैं उनके अंदर भी ये चेतना होना जरूरी है कि जब हमारे बीच में एक ऐसी स्पेशली एबल्ड व्यक्ति है तो हम पहले उनको मदद करें या उनको अंदर चढ़ने दें, उसके बाद हम चढ़े। जी, इस समाज में अभी तो ये जागरूकता आई है, पहले इतनी ये नहीं थी कि डिसेबल व्यक्ति अगर चढ़ रहा है तो उसको चढ़ने, तो इसमें मानता हूँ 50% लोग ऐसे होते हैं जो सहयोग करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन 50% लोग ऐसे होते हैं जो सहयोग करने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। जी। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आखिर हम रहते हैं समाज में, सरकार भी समाज से ही और हम लोगों से ही बनती है। तो जब तक हमारे अंदर वो चेतना या संवेदना नहीं आती है तब तक हम दूसरों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। नहीं, जैसे मैं गेम की शुरुआत की तो उस टाइम मैं जिस एकेडमी में मैं प्रैक्टिस करता था, उसमें लोगों का हमारी तरह व्यवहार अलग था। उनका सोचना ये था, अच्छा ये भी गेम करेगा, ये गेम कैसे करेगा? इनको तो सांप-सीढ़ी खेलनी चाहिए। ये मतलब चल नहीं सकता तो गेम कैसे करके दिखाएगा? तो इसमें मतलब मैंने जहाँ भी मैं रहा हूँ तो वहाँ के समाज के आस-पास के जो लोग रहते थे उनको बदलाव की कोशिश की है कि हम भी आपके जैसे हैं, आपकी तरह काम कर सकते हैं, आपकी तरह गेम कर सकते हैं, सब कुछ हम आपकी तरह कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक चलने की समस्या है, तो उससे आप हमारे को अलग नहीं कर सकते। आप हमारे को अपने साथ रखिए। इस तरह से मतलब लोगों को मैंने जागरूक करने का बहुत प्रयास किया है, और ये प्रयास हमने पूरे राजस्थान में हर जिले में घूम-घूम करके अलग-अलग कमेटियाँ बना करके उसके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मीडियम के माध्यम से हमने जागरूक करने का प्रयास किया है। जी। जैसे आपने गेम के बारे में बोला, तो आप कौन सा गेम खेलते हैं और कितने मेडल्स जीते हैं अभी तक, इसके बारे में भी बताइए। मैं एक पैरा एथलेटिक्स हूँ, और गेम की शुरुआत मैंने शरद भाई के कहने से शुरुआत की है। शरद भाई ने को मैंने बोला कि मैं गेम करना चाहता हूँ, तो शरद भाई ने मेरे को झुंझुनू जिले के बगड़ कस्बे में भेजा, और वहां रह करके मैंने स्टेट लेवल पर 4 मेडल प्राप्त किए हैं, जिसमें 3 गोल्ड मेडल, 1 ब्रोंज मेडल, और नेशनल में मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। और इसके लिए मैंने 3 साल तक जी तोड़ कड़ी मेहनत की है। इसमें मैंने जैसे सुबह शाम ग्राउंड में जाना, और सुबह शाम खाना बनाना होता था, और मतलब मेरे को कपड़े भी खुद को धोने पड़ते थे, कमरे की सफाई करनी पड़ती थी ये, और साथ में दिव्यांग वर्ग के लिए, विकलांग वर्ग के लिए सोशल वर्कर का भी काम करता था। उनकी जो भी समस्याएं होती थी उनको सही डिपार्टमेंट तक पहुंचाना, ये सारी चीजें करते हुए मैंने ये मेडल प्राप्त किया है। जी। सुरेश भाई, आप जैसे डिस्कस थ्रो खेलते हैं उसमें आपकी कंधों में बहुत ताकत चाहिए होती है और जी कंधों को सपोर्ट मिलता है आपकी पीठ से और आपकी कमर से। तो जी आप ये फिजिकल चैलेंजेस को कैसे आप बैलेंस किया? जब मैंने शुरुआत किया था गेम की, तो इसमें एक जैसे वेट ट्रेनिंग होती है, वेट लिफ्टिंग है, ये करता था। तो मैं शुरुआत में जब देखता था कि सब लोग देखते हैं कि ये कैसे कर पाएगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने कंटिन्यू 3 साल जो प्रैक्टिस की है, मैंने इसमें कंटिन्यूटी रखी है। कभी मैंने इसमें मिस नहीं किया। मिस तभी किया जब वर्ग का विकलांग समुदाय का जब काम होता था, जो मीटिंग होती थी, या कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता, उसी में जाता था। उसके अलावा मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करता था। ये कंटिन्यू गेम एक ही है, गेम किसी का भी नहीं है। गेम जब कंटिन्यू तैयारी करोगे, कंटिन्यू चलते रहोगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहोगे, तो गेम अपने आप प्रोग्रेस देता है। गेम मेहनत वाला है। जी। तो आप फिजिकल फिटनेस के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेस ये सब करते थे? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं थी, जो 1-2 एक्सरसाइज ऐसी थी जो मैं नहीं कर पाता था। जो एबल बॉडी के लोग थे वो सब एक्सरसाइज मैं कर पाता था, सारी एक्सरसाइज करता था मैं, एक भी एक्सरसाइज नहीं छोड़ता था। जिसमें पूर्व में मेरे कोच रहे हैं कैप्टन जयवीर सिंह शेखावत, जो केएस इंटरनेशनल अकेडमी में है। अभी जो वर्तमान में जो मेरे को आगे बढ़ाने का जो प्रयास, जो जिम्मा ले रखा है, वो कोच हैं सूबेदार दलीप सिंह जी,
जो मेरे को लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आप आगे तक खेलिए, आप आगे तक बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे अभी मैं गेम के साथ साथ नौकरी भी कर रहा हूँ। सुबह में 5:30 बजे उठता हूँ, सुबह में ग्राउंड जाता हूँ, ग्राउंड जाने के बाद में 10:30 बजे मैं घर पे पहुंचता हूँ। घर पहुंचने के बाद में नहा धो करके फिर मैं ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस में 4 बजे, 3:30 बजे ऑफिस से चलता हूँ, 4 बजे घर पहुंचता हूँ। घर पहुंचने के बाद में मतलब कुछ खा पी करके फिर दोबारा 4:30 बजे मैं ग्राउंड चला जाता हूँ। फिर 9:30 बजे ग्राउंड से आता हूँ। फिर मतलब खाना पीना, तो इस तरह से मेरी जो दिनचर्या है वो एकदम बिजी है। तो यही सोच रहा हूँ कि दिनचर्या बिजी है, लेकिन अपन आगे तक मतलब मेरा सपना है कि एशियन में मेडल ला करके समाज को ये बता दूं, जो समाज मेरे लिए ये बोलता था ये कुछ नहीं कर सकता, तो समाज को ये लगे कि वास्तव में ये एक मतलब इस तरह की जो प्रैक्टिस मैंने की है, तो मैं मतलब जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि हम विकलांग होते हुए इस तरह से प्रैक्टिस कर करके दोनों समाज सेवा करके आगे बढ़ सकते हैं, तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सुरेश भाई, आप स्पोर्ट्स में भी रुचि रखते हैं और नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, मेडल्स भी जीते हैं, कभी सिल्वर कभी गोल्ड, और अपनी नौकरी भी हासिल कर ली। इस जीवन में इतने आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आपके जीवन की एक और हिस्सा है सपोर्ट फाउंडेशन के आप संयोजक थे। तो इसके बारे में आप बताइए कि किस प्रकार की आपकी सेवाएं रहती थी, कैसे आप समाज में काम करते थे इस संस्था के थ्रू। मैं सपोर्ट फाउंडेशन का प्रदेश संयोजक था। सपोर्ट फाउंडेशन में मेरा कन्वेंट मतलब एक दूसरे को जोड़ना, उनकी मतलब क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मतलब हमारे संगठन की जो प्रदेशाध्यक्ष थी प्रतिभा भटनागर जी थी। मैं मतलब 3 साल जब सपोर्ट फाउंडेशन से जुड़ा तो मैं बगड़ आ गया था, तो मैं इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाया था। लेकिन इसमें प्रतिभा जी और शरद भाई को मेरे को काफी सपोर्ट रहा कि आप जिन भी लोगों, क्योंकि हमने एक हेल्पलाइन बनाई थी। हेल्पलाइन में नंबर मेरे, शरद भाई के और प्रतिभा जी के थे। जैसे कोरोना काल था, कोरोना काल ने हमारे संगठन ने बड़ी मजबूती से काम किया। कम से कम हमने 3,000 लोगों को घर तक खाना पहुंचाने का, सूखे राशन की व्यवस्था करने के लिए, और हमारे जैसे कुछ कर्मचारी इधर उधर फंसे थे उनको निकालने के लिए, जितनी भी समस्याएं थी उसके लिए हमारे 2 साल का जो कोरोना काल चला था उसमें हमारे संगठन ने हेल्पलाइन के माध्यम से और सरकार के माध्यम से मिलकर के बहुत अच्छा प्रयास किया था, जिसमें मेरा भी अच्छा सहयोग रहा है। और दूसरा, हमारा जो सपोर्ट फाउंडेशन है वो पूरे राजस्थान में काम करता है, विकलांगों की जागरूकता पे काम करता है, उनके हक अधिकार के लिए काम करता है, ये सभी चीजें हैं। जी। आप पूरी राजस्थान में काम करते हैं या सिर्फ अपनी एरिया में ही करते हैं? नहीं, पूरे राजस्थान, हमारा संगठन है जो पूरे राजस्थान में काम करता है। तो आप ट्रैवल भी करते हैं? बिल्कुल ट्रेवल करते हैं। तो जब ट्रैवल करते अकेले करते या हमेशा कोई ना कोई साथ रहता है? ट्रेवल मेरे को एक स्कूटी ले रखी है मैंने। मैं जी। लगभग मतलब 200-250 किलोमीटर तक स्कूटी से करता हूँ। अगर लंबा सफर होता है तो मैं बस में करता हूँ। आपको थकान नहीं होती? 250 किलोमीटर स्कूटी से आप जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। थकान तो मतलब उनको होती है ना, जो दिमाग में थकान रखती है, जो अपने आप को विकलांग समझता हो। हम विकलांग समझते नहीं है ना, हम तो अपने जी। आप को ये समझते हैं कि हमारे समाज के लिए हम कितना कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों में एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप हमारे को ये देखते हो, ये कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये चीजें दिमाग में जब चलती हैं तो थकान बिल्कुल भी नहीं होती है। क्या सही बात बताया आपने। अच्छा सुरेश जी, कितने दिन में तय करते ये 250 किलोमीटर का रास्ता? नहीं, दिन में नहीं, मतलब एक दिन में। एक दिन में हो जाता है? एक दिन में। मतलब सुबह अगर जल्दी निकल जाते हैं तो शाम तक पहुंच जाते? जी जी जी। ओके। जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे ट्रेन हो वो बस है, आप स्कूटर में क्यों जाते हैं? देखो, बस में हम जाते हैं तो बस में जैसे बस स्टैंड पे उतरेंगे, जैसे गांव में चले गए तो वहां ऑटो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस तरह की समस्याएं रहती हैं। और स्कूटर पे अगर हम जाते हैं तो हम कहीं पर भी, जैसे टॉयलेट की अगर हमारे दिक्कत होती है तो कहीं भी साइड में लगाकर हम आराम से आसानी से हो सकता है। लेकिन बस में हमारे को उतरने चढ़ने की भी प्रॉब्लम आती है। आगे अगर चले गए तो हमारे को ऑटो मिले नहीं मिले तो फिर कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो इससे ज्यादा बेहतर हम समझते हैं कि हमारे स्कूटी से अगर हम सफर करें तो हमारे लिए सुविधाजनक होता है। जी, बहुत अच्छा। सुरेश भाई, हमने बहुत सारी आपकी
हुनर के बारे में, आपकी स्किल्स और पैशन, इन सभी समाज की सेवा, इन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत की। मैं थोड़ा पीछे जा करके आपकी निजी जीवन और पारिवारिक चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूंगी। जैसे आप पोलियो ग्रसित है, तो आपकी भाई बहनों में भी और किसी को हुआ था या सिर्फ आपको ही हुआ था ये? मेरे को हुआ था। तो पेरेंट्स का उस समय क्या रिएक्शन था? पोलियो ड्रॉप्स नहीं दिए थे या क्या वजह थी उसकी? नहीं, उसमें अब वो उस टाइम में मतलब पोलियो तो ड्रॉप तो दी थी, लेकिन मेरे क्या था कि वो बुखार हुआ था और बुखार में मतलब वो तेज बुखार में इंजेक्शन लगा दिया था। इंजेक्शन लगाने की वजह से मेरा वो खून जाम हो गया था पूरे शरीर का, उस वजह से वो पोलियो हुआ था। ओह, ओके। मतलब जी। बाई बर्थ का प्रॉब्लम नहीं है ये? बाई बर्थ नहीं है, और मतलब जन्म के 3 साल के बाद में। ओके। मतलब आपके सब चीजें ठीक थे, लेकिन वो मेडिकल रिएक्शंस के कारण हुआ है ये? मेडिकल रिएक्शन के कारण। ओके, ओके। सो उस समय आपकी पेरेंट्स की क्या रिएक्शन थी? उन्होंने क्या सोचा नहीं, आपके बारे में? पेरेंट्स का तो पॉजिटिव था, लेकिन जो समाज के जो परिवार के लोग थे उनका रिएक्शन देख करके फिर वो जो पेरेंट्स हैं वो भी धीरे धीरे डिमोटिव होने लगते कि हमारे यार विकलांग बच्चा पैदा हो गया, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये हमारे लिए एक बोझ बन गया, ये समस्या हो गई। इस तरह की भावनाएं तो चलती हैं, इस तरह की भावनाएं तो शुरू से चलती हैं। जी। ओके। जैसे मेरे परिवार में मेरी मदर है, वो मेरे को ज्यादा सपोर्ट करती है। जैसे मेरा छोटा भाई वो ज्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि मेरा काम करने का अलग तरीका रहता था। और पापा सही थे अपनी जगह, पापा को मैं गलत नहीं बोलता, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा बेटा नौकरी लग जाए, लेकिन मेरा नौकरी का उद्देश्य नहीं था, मेरा तो उद्देश्य अलग था ना। जी। मैं तो अलग चाह रहा था। और अभी जो वर्तमान में मैं जो गेम कर रहा हूँ, उसके साथ जो मेरे को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, जो मेरे को अच्छा सहयोग मिल रहा है, जिसमें 2 भाई बहन मेरे साथ रहते हैं जो मेरे सगे भाई बहन नहीं है, लेकिन वो मतलब हनुमानगढ़ से है, बहादुर तहसील से, डोबी गांव से। वो दोनों बच्चे मेरे को अच्छा सपोर्ट करते हैं, हमेशा मेरे लिए तैयार रहते हैं। वो भी दोनों जी। गेम करते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ वो मेरे लिए जितना कर रहे हैं उनसे दुगना करके उन दोनों बच्चों को मैं ओलंपिक खिलाऊं, जी। जिसमें वो बहन है, उसका नाम ज्योति है, वो डिस्कस और शॉट पुट करती है। भाई अंकित है, वो डिस्कस करता है। तो मैं चाहता हूँ कि कैसे भी करके जो मैंने संघर्ष किया है, उस संघर्ष को उनको बताते हो कि इस संघर्ष में अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप में तो बहुत कुछ, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो इन 2 बच्चों को मैं आगे ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। वो भी दिव्यांग है? नहीं, वो एबल बॉडी के हैं, सकलांग है, सही है। अच्छा, वो आपको मदद करते हैं? मदद करते हैं। ओके। और उन्होंने अभी कहाँ जो तक पढ़ा? जी, बोलिए। वो ही मेरे साथ जो अभी रह रहे हैं, खाना पीना, जो पहले मैं मेरा खुद का काम खुद करता था, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पाता है। उनकी जो कभी मदर रहती है, कभी उनकी दादी रहती है, तो खाना पीना बनाना, मेरे कपड़े वपड़े धोना, वो सारा काम वो ही करते हैं, वो ही मेरे साथ रहते हैं। तो वो उसमें अंकित ने बीए फाइनल कर लिया है, ज्योति बीए सेकेंड ईयर में है, और ये दोनों पढ़ाई भी कर रहे हैं और गेम भी कर रहे हैं दोनों साथ में। अच्छा। ओके। वो भी सेम डिस्कस थ्रो प्ले करते हैं? जी जी जी। ओके, वंडरफुल। सो सुरेश भाई, जैसे आपने कहा कि दिव्यांगों में अभी 21 कैटेगरी हो गए हैं। सो जी। आप अपने आप को, या फिर ये जो पोलियो ग्रसित होकर के जो दोनों पैर नहीं चलते हैं, आप क्या सोचते हैं इस विकलांगता के बारे में? सॉरी, एक बार दोबारा आप अपडेट करेंगे मैं ये मेरे कह रही हूँ कि बहुत सारी कैटेगरीज है ना को? विकलांगता जी में, जी 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 लेकिन उसमें आपका एक है। जी बाकी बाकी विकलांगताओं को जब आप देखते हैं, आप जी। अपने विकलांगता को लेकर के क्या सोचते हैं? उसको मतलब देखकर हम किसी ये को देख दिखता नहीं है, किसी का मानसिक रूप से है, किसी का जी कुछ जी है, जी। किसी का कुछ है। उनको देखकर मैं ये देखता हूँ कि हमारे विकलांगों की, हर विकलांग की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। जी। जैसे हमारे कुछ साथी देख नहीं सकते, कुछ साथी चल नहीं सकते, कुछ साथी हमारे जो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। तो मतलब हर साथियों की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। लेकिन जी। उसमें सबसे जो गंभीर मैं जो मानता हूँ ना, जो हमारे मेंटली चैलेंज लोग हैं वो सबसे गंभीर है। वो जी। अपनी बात कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते। उनको एक तरह से मतलब जो पशु को बांध के रखा जाता है, जो पशु को अंदर बंद करके वैसे जी। रखा जाता है, तो सबसे ज्यादा लोग हमारे वो परेशान हैं। जी। हालांकि समस्या सबकी है, क्योंकि हमारे जी। लोगों में, जैसे हम हैं, जब सुबह उठते हैं उस टाइम हमारा संघर्ष चालू होता है। जी। जैसे हमारे को उठना, चलना, वैसा कि करना है, और कुछ करना, व्हील चेयर चलाना, कुछ भी करना है। तो जी। जैसे सुबह उठते हैं उस टाइम हमारा संघर्ष चालू हो जाता है, जब तक सोते नहीं, जब तक हमारा संघर्ष खत्म नहीं होता है।
तो जी। हमारे पूरे दिन संघर्ष की कहानी चलती रहती है। ओके। तो कई बार आपको लगता है बाकी लोगों की तुलना में हमारा विकलांगता फिर भी बेटर है? जी, लगता है, बिल्कुल लगता है कि हम हमारी बात तो बोल सकते हैं ना, हमारी बात कह सकते हैं। जी। और आप देख भी सकते हैं चीज़ों को, जी, जी। बोल भी सकते हैं। जी। जी। सो जैसे कार्यक्रम का नाम है मन की आँखों से, आपको जीवन में कब ऐसा महसूस हुआ या कौन-सा ऐसा पल था, जब आपको लगा कि जीवन मन की आँखों से देखने वाली चीज़ है? ये कोई भी ये विकलांगता मायने नहीं रखती है। नहीं, नहीं, सही बात है, ये कोई विकलांगता मायने नहीं रखती, ये बात सही है आपकी। लेकिन जैसे हमारे साथी हैं, जो ब्लाइंड साथी हैं, वो मतलब बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत वो देखते हैं कि दुनिया के बारे में उनको नहीं पता था। जैसे हमारे शरद भाई हैं, शरद भाई में इतनी क्वालिटीज़ हैं, जिसकी गिनती नहीं है। जो भी कुछ सीखा है, उसी बंदे से मैं हर जगह बोलता हूँ, दब के बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ, जो भी कुछ आज मैं जो बोल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, जो मैंने गेम किया है, जो विकलांग सेवा की है, उसी आदमी की वजह से की है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये कोई मायने नहीं रखती। अगर आदमी में करने का, कर गुजरने का अगर कुछ हो, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे शरद भाई ने भी बहुत राजस्थान में काम किए हैं, अभी लोगों के काम करते रहते हैं। जब भी वो जयपुर में आते हैं तो 2 दिन रुकते नहीं है। जब उनके घर पे जाता हूँ, तो उनके घर वाले तो कहते हैं हमारे लिए आते नहीं है, ये लोगों के लिए आते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि देखो, उनको दिखता नहीं, उसके बावजूद भी वो इंसान कितना काम कर रहा है। तो अगर आदमी में जज्बा होता है, कुछ कर गुजरने का अगर वो होता है, जागरूक होता है, तो कोई मायने नहीं रखती है। मेरे हिसाब से तो मैं यही मानता हूँ चीज़ों को, और कोई अलग समझ सकता है इसको। हाँ, मेरा सवाल ये है, आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में कब ऐसा महसूस हुआ कि जीवन मन की आँखों से देखने वाली चीज़ है? कब महसूस हुआ? जब हाँ, मैं विकलांगता के क्षेत्र में काम करने की शुरुआत की थी, तब हुआ है। जी, जब हमारे अलग-अलग लोगों को मैंने देखा, पहचाना, क्या हो रहा है, क्या नहीं, तब मेरे को ये महसूस हुआ। कि जीवन को मन की आँखों से देखना चाहिए। जी, जी, जी। ओके, बहुत सुंदर। तो सुरेश भाई? और हुँ, एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा, जो हमारे जो आगामी जो हमारे लोगों के लिए मतलब मैं का मतलब नौकरी करते हुए भी हम प्रयास करेंगे कि सरकार की तरफ से हमारे समाज को मतलब हर जगह आरक्षण है, तो राजनीति में आरक्षण क्यों नहीं? जब हुँ, जी, पॉलिसियाँ बनती हैं, वहाँ पर जो राजनेता होता है, वो साइन करता है, जब पॉलिसियाँ बनती हैं, वहीं सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ हमारा आदमी नहीं होता है। हमारे काम क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जब तक हमारा आदमी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज, नगर पालिका, नगर परिषद में नहीं जाएगा, जब तक हमारी आवाज़ आगे तक नहीं बढ़ पाएगी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे लोग सब कुछ कर सकते हैं, आरएस बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, तो नेता क्यों नहीं बन सकते? जी। तो यही मेरा बस आखिर यही बचा है कि हमारे को भी राजनीति में आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि हमारे लोग जाकर के हमारे लोगों की पॉलिसियों पर काम करें, आगे काम हो सके। जी। सो जब आप आरक्षण की बातचीत करते हैं, कई बार मुद्दा ये भी आता है कि जब काबिलियत है, तो आरक्षण की क्या ज़रूरत है? सही बात कहा आपने, काबिलियत है तो आरक्षण की ज़रूरत क्या है? लेकिन ये काबिलियत हम गेम में दिखा सकते हैं, पढ़ाई में दिखा सकते हैं, लेकिन जब भी हमारा आदमी, जैसे 200 विधानसभा राजस्थान में सीटें हैं, और हमारी जहाँ बात होती है और बात चलती है, तो हमारी बातें कोई नहीं उठाता वहां पर कि विकलांग लोगों के साथ समस्या क्या होगी। अगर हमारा कोई विकलांग साथी होता, तो वो खड़ा होकर के बोलता मेरे साथियों की भी ये दिक्कत है, इसको भी शामिल कीजिए। वो काबिलियत हमारी वहां दिक्कत करती है। हुँ। तो क्या आप चुनाव में खड़े नहीं हो सकते? चुनाव में अगर आपको पता है, अगर किसी पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव लड़ते हैं, तो बंदा जीतने में काबिल मतलब वो ज्यादा होती है। आज के जनता का रुझान है बीजेपी, कांग्रेस या फलानी दिखली कुछ जो भी पार्टी है। लेकिन जो निर्दलीय अगर चुनाव में खड़ा होता है, तो सबसे पहले तो हमारे लोग आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है। आज का जो चुनाव है वो आर्थिक स्थिति पर ही डिपेंड करता है। तो हमारे लोगों की इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है। अगर वो खड़ा भी हो गया, तो उसको चारों तरफ से दबा दिया जाएगा। आप पैसा उसके पास होता नहीं है, टिकट सरकार उनको देती नहीं है, तो फिर वो कहाँ से जीत पाएगा? और प्रचार प्रसार के लिए भी तो आर्थिक धन बल की जरूरत पड़ती है। जी। काबिलियत जैसे हम गेम में दिखा सकते हैं। गेम में जैसे राजस्थान में ओलंपिक में हमारे दिव्यांग साथी 5 मेडल लेके आए, जबकि एबल बॉडी का एक भी नहीं लेकर के आए। जी।
तो इस तरह की चीजों में हम दिखा सकते हैं। लेकिन अब ये जो से पॉलिसियां बनती हैं उसमें हमारी काबिलियत कहाँ है? जब तक हमारा आदमी आगे नहीं जाएगा ना, जब तक हमारी काबिलियत का पता नहीं चलेगा ना वहां पर। जी, ये है सही जी बात मैडम। है। सुरेश भाई, आपके अंदर बहुत जज्बा है और बहुत क्लैरिटी है जो मैं कहूँ। तो अंत में जो भी रेडियो मधुबन की श्रोता आपको सुन रहे हैं या आपकी जो दिव्यांग साथी आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आपको अगर कुछ करने का है तो इरादा ठोस रखिए, सही तरीके से चलिए, रास्ते को मत छोड़िए और दृढ़ संकल्प रखिए। तो आप अपने मंजिल को पाने में ज्यादा दूर नहीं रहेंगे। और आपने अगर मन में ठान लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसमें यही है, आप दृढ़ संकल्प, रास्ता बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए और रास्ता छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, तभी आप कुछ कर पाते हैं। जी, सुरेश भाई, बहुत जी बहुत धन्यवाद आज हमारे थैंक यू। साथ जुड़े और मन की आंखों से इस कार्यक्रम में आपने न सिर्फ अपनी जीवन की कहानी या जीवन का संघर्ष, लेकिन एक दिव्यांग साथी का क्या संघर्ष होता है और उनको किस प्रकार की चुनौतियों से गुजरता है और समाज से या सरकार से किस प्रकार से वो उम्मीद रखता है, इन विषयों के ऊपर बहुत स्पष्ट तरीके से आपने अपनी बात को रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैडम। दोस्तों, ये था हमारा जो साथी है सुरेश भाई। आप झुंझुनू से हैं, आप डिस्कस थ्रो के नेशनल प्लेयर भी हैं और उसके साथ साथ वर्तमान में आप जिला कलेक्टर ऑफिस झुंझुनू में कनिष्ठ सहायक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए साथी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4 FM।